हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 का ये छठा टेस्ट सीरीज है, जिसमें सामान्य अंग्रेजी और हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पेपर क्वालिफाइंग है। आप सभी को मैंने पहले टेस्ट में भी बता दिया था और आयोग ने भी ये चीजें क्लियर कर दी है। जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो या टेस्ट सीरीज अपलोड होंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। रितु एडेड इंसल्ट टू इंजरी, ये है ना, एडेड इंसल्ट टू इंजरी, ये अंडरलाइन इडियम है। व्हेन शी टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स दैट आई हैड नॉट क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जाम। जो फ्रेज है एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका अर्थ होता है कि इस प्रकार से एक्ट करना जिससे कि सिचुएशन बद से बदतर हो जाए, मतलब बदतर स्थिति बन जाए। तो वाक्य में अगर प्रयोग करके देखें तो व्हाट यू सेड टू हर इज टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन 2, टू से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल रेसिडेंट्स आर डैश दैट द एंट्रेंस गेट विल बी क्लोज एट 11 PM। ये ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर चूज करना है। जो दिया हुआ वाक्य पेसिव वॉइस दर्शाता है, क्योंकि एक्शन पेसिव डज के द्वारा किया जाता है और हेयर बाय इन्फॉर्म्ड ब्लैंक में भरने के लिए सही वर्ब फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का एंटोनिम होता है, क्या होगा, यह हो जाएगा नॉलेज। इग्नोरेंस जो होता है इसका मतलब होता है अज्ञान या जड़ता। क्या होता है, जड़ता। ठीक है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। विथ हु आर यू गोइंग टू द पार्टी। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3, विथ होम। ठीक है, विथ होम हो जाएगा, क्योंकि विथ हु के स्थान पर विथ होम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि होम के प्रयोग जो होते हैं वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को बताने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर वाक्य में प्रयोग इसका देखना चाहे तो विथ होम इज ही प्लेइंग चेस, ऐसा वाक्य में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Select the most appropriate antonym of the given word affiliation। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डिटैचमेंट। एफिलिएशन मतलब होता है संबंधन, संबंधन। ठीक है, क्या होता है, संबंधन। ठीक, और डिटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव या बिखराव, जो जिसको कहते हैं विखरना। संबंधन यानी संबंधीकरण यानी जोड़ने का काम एफिलिएशन होता है। ठीक है, और भी यहां पर दिए गए अलायंस। चलिए ये दोनों तो आपने देख लिया, इसका भी अर्थ बता देते हैं। अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, जैसे चुनाव होने वाला है अभी। ठीक है, आचार संहिता लागू हो चुका है बिहार में, तो अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन या संघ, इसका भी मतलब होता है गठबंधन या संघ या गुटबंदी जिसको कहते हैं। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे गुटबंदी के बारे में, या फिर जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो वो लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब पढ़ रहे होंगे तो गुटबंदी एक वर्ड है, उसको देखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज रह गया, क्या, लाइकनेस। आप लोग इसका कमेंट करना है, लाइकनेस इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट, इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डायलेमा। डायलेमा जो होता है इसका मतलब होता है दुविधा, दुविधा। ठीक है, जो जैसे आप लोग एथिक्स पढ़ते होंगे, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे वो पढ़ते होंगे एथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा। तो यहां जो है ना प्रेडिकेंट, ये इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति। क्या होता है, कठिन परिस्थिति। ठीक है, तो कठिन परिस्थिति और दुविधा लगभग मिलता जुलता शब्द है, तो इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची पूछा जा रहा था, तो डायलेमा, दुविधा,
ये सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन। Most people of my age group enjoys reading a good book on a Sunday afternoon। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एंजॉय। जो दिया हुआ वाक्य है इसमें वर्ब का सब्जेक्ट जो पीपुल है प्लुरल है और वर्ब भी प्लुरल ही होना चाहिए, इसलिए एंजॉयज के स्थान पर एंजॉय का प्रयोग होना चाहिए। ये जो है ना एंजॉयज के स्थान पर एंजॉय का प्रयोग होना चाहिए, तो ये वाक्य सही होता। अगर एंजॉय होता तो नो सब्स्टिट्यूशन होता आंसर, लेकिन एंजॉयज है यहां पर एस हटा के एंजॉय, एंजॉय इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन्वेंट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैटलॉग। जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची या फेहरिस्त, ठीक है, और जो कैटलॉग होता है, कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र, तो इसी से संबंधित ये शब्दावली है कैटलॉग और इन्वेंट्री, ठीक है। डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है, प्रकटीकरण या प्रकट करना, प्रकटन, ठीक है। एडमिशन का मतलब आप सभी को पता है। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क व्हेन यू योरसेल्फ टुक द डिसीजन। ये पूरा सेंटेंस है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो वाक्य दिया गया है ऑफ नेचुरल क्लेमेट्री गलत पार्ट है, क्योंकि ऑफ का प्रयोग गलत है और नेचुरल क्लेमेट्री का इसमें प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो एक्सट्रीमली सॉरी क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क दिया गया है ना, तो यहां पर जो है ना ये फ्रेज है, मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब ये होता है। तो इसका अगर वाक्य में प्रयोग करें तो ऐसे हो सकता है, यस वी मेड अ मिस्टेक बट देयर इज नो पॉइंट इज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। मतलब अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, हमने गलतियां की है तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द लॉस ऑफ अ डियर पर्सन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग it is good to keep yourself safe and not get anxious whenever there is of natural calamity। इसमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, अभी बताए थे ऑफ नेचुरल क्लेमिटी गलत पार्ट है, क्योंकि ऑफ का गलत प्रयोग है और यहां पर अनेचुरल क्लेमिटी का प्रयोग होना चाहिए, तो ऑफ नेचुरल क्लेमिटी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये पूरा सेंटेंस यहां पर दिया गया है, द बोर्ड एग्जामिनेशन हैव पोस्टपोन्ड ड्यू टू द फियर ऑफ कोरोना वायरस। ये ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हैव पोस्टपोन्ड। यहां पर जो है ना ग्रामेटिकल एरर जो होगा यहां पर हैव पोस्टपोन्ड जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाक्य एक्शन दर्शाता है जिससे पेसिव डॉर की आवश्यकता है, और हैव बीन पोस्टपोन्ड सही यूज होगा। क्या होगा, हैव बीन पोस्टपोन्ड। अगर ये पूरा सही रहता, ये वाक्य दिया रहता तो ये सही होता, तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होता। मतलब पूरा कहा जाए द बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द फियर ऑफ कोरोना वायरस, तो ये वाक्य सही होता। ऐसे ये ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन 4 हैव पोस्टपोन्ड। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। there was a lockdown and we could not go out, we decided to do group chats via WhatsApp। राइट आंसर चूज करना है। इसमें यहां पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, ब्लैंक जो पार्ट है ये यहां पर एज हो जाएगा, एज का प्रयोग होगा, क्योंकि यह दर्शाने के लिए किया जाता है एज का प्रयोग कि कुछ समय होता है और जब कुछ और हो रहा हो। तो अगर वाक्य में प्रयोग करें तो इस तरह हो सकता है कि एज द वाइंड ब्लोज यू मस्ट सेट योर सेल। ओके, अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने कर चुका है बहुत बार, आज इसको करिए। While I was sitting in the waiting area, I had an opportunity to study people's faces carefully। यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है, तो कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं होने वाला है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही है, बिल्कुल सही है वाक्य। चलिए अगला प्रश्न है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आई वॉज डैश बाय द कॉलस एटीट्यूड ऑफ द होटल स्टाफ एंड डिसाइडेड टू लीव इट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्वाइट डिस्गस्टेड। ऑप्शन 3, ये जो है ना ऑप्शन 3, क्वाइट डिस्गस्टेड। जो यहां पर एक्टिव पैसिव डर द्वारा किया जाता है, तो यहां पर वाज डिस्कटेड ब्लैंक स्थान में भरने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ब सबसे सटीक होना चाहिए। क्या चीज? वाज डिस्कस्टेड। क्वाइट डिस्कस्टेड नहीं होगा, वाज डिस्गस्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। द लिकर शॉप दैट हैज ओपन्ड इन द लोकल शॉपिंग सेंटर इज टू क्लोज फॉर कंफर्ट। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, फटाक से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? सो क्लोज टू बी अ cause for worry because of being unwelcome। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो फ्रेज है ना, वी टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इसका अर्थ होता है बहुत समीप होना। ठीक है, ये जो है ना टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इसका मतलब होता है बहुत समीप होना, बहुत समीप होना। ठीक है, ये फ्रेज है जिसे कि व्यक्ति चिंतित या डरा हुआ महसूस करता है उस समय बहुत समीप होने के। जैसे आप लोग संस्कृत में उपनिषद सुनते होंगे, तो उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, उसी तरह ये बहुत समीप होना। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इफ यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर 2 years, इट्स टाइम टू लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय योर सेल्फ नाउ। लेट योर हेयर डाउन, यहां पर जो है ना ये क्वेश्चन जो दिया गया है, लेट योर हेयर डाउन मतलब होता है स्वतंत्र रूप से। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से। ठीक है, ये फ्रेज है लेट योर हेयर डाउन, और बिहेव करना और एंजॉय करना इससे संबंधित है। लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी। इस तरह से हम लोग वाक्य में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू टेक इट इजी एंड रिलैक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। According to experts, coffee is not just loved for its flavors, however, it is actually good for the body and mind as well। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। जो दिया हुआ वाक्य है however it is actually good, ये गलत यूज है, जहां पर however को हटा देना चाहिए। यहाँ पर it is actually good ये सही वाक्य होना चाहिए। तो however it is actually good ये गलत है, यहाँ पर इसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ग्रामेटिकल एरर क्या होगा? ऑप्शन 1, however it is actually good। चलिए अगला प्रश्न है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। if no substitution is required, select no substitution। ठीक है, I was hoping to meet the doctor at the appointment time I took my car। I was hoping to meet, ये जो है ना I was hoping to meet, ये जो वर्ड है आई वॉज होपिंग टू मीट के स्थान पर प्रयोग होना चाहिए होपिंग टू मीट। ये अगर यूज होगा तो यहां पर सही यूज होगा। हाउएवर इट इज एक्चुअली गुड ये गलत है। ठीक है, सॉरी, होपिंग टू मीट ये होना चाहिए, क्योंकि फ्रेज डर आई के लिए कंडीशन सेट करता है और फ्रेज के साथ आई को मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीजें मेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? होपिंग टू मीट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ये चीजें बार बार करते आ रहे हैं हम लोग। My friend told me that she does not like the movie that I had asked her to watch। ये ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इसमें से आपको एक आंसर सही चूज करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और डोंट लाइक को डिडंट लाइक में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिडंट लाइक, या डोंट लाइक के स्थान पर सिर्फ ये चीजें चेंज कर देनी है। Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error। डेवोस, जो दावोस है,
Davos, which has the largest ski resort in Switzerland, and it is highest city in Europe, encompassing 5 separate ski areas. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर इनकम्पेसिंग के स्थान पर इनकम्पेसेस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इनकम्पास का अर्थ होता है विस्तृत रूप से शामिल करना। क्या होता है? विस्तृत रूप से शामिल करना। किसका अर्थ होता है? इनकम्पास का। ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से जनरल थिंग जो होती है, एक्शंस जो होती हैं, जिसका परमानेंट इफेक्ट होता है, इसके लिए दर्शाया जाता है। तो इनकम्पेसिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए? इनकम्पासेस होना चाहिए। इसलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा। ये एरर है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? सिर्फ इनकम्पास होता तो कोई एरर यहां पर नहीं होता। यहां पर क्या दिया गया है? इनकम्पासिंग। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश पीपुल हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही चूज करना है आपको। पीपुल एक काउंटेबल नाउन है, आप सभी को पता है, और लिटिल का प्रयोग यहां पर नहीं किया जा सकता। और सम फीवर कंपेरिजन जो होते कंपेरेटिव डिग्री को दर्शाता है, इसलिए वेरी फ्यू ब्लैंक में भरने के लिए अप्रोप्रिएट चॉइस है। ठीक है, वेरी फ्यू, ऑप्शन 1। Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. Rohit, who did not submit his essay in time, is penalized and had to lose marks. चलिए ऑप्शंस दिए गए, आप लोग सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इज पेनलाइज। ठीक है, इज पेनलाइज। और जो वाक्य जो है ना पास्ट एक्शन को दर्शाता, किसी को पेनलाइज करने के लिए एक पैसिव एक्टर की आवश्यकता होती है। यहां पर ना वाज पेनलाइज्ड को इज पेनलाइज के स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? वाज पेनलाइज, तब यहां पर कोई भी एरर नहीं होता। अगर ये वर्ड होता तो सही होता। यहां पर दिया गया है इज पेनलाइज, ग्रामेटिकल एरर ये बन गया। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रीडम। इसका उल्टा पूछा जा रहा है। वेरी इजी, हाइब्रो इज द करेक्ट आंसर। एक्सट्रीम सॉरी, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यहां पर दिया गया ऑप्शन। तो फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस का मतलब भी होता है स्वतंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23। इसका राइट आंसर होगा कैप्टिविटी होगा ना। एंटोनिम पूछा जा रहा है ना, फ्रीडम या साइनोनिम होता तब इंडिपेंडेंस होता। एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो फ्रीडम का जो एंटोनिम होगा ये होगा ऑप्शन 3, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब होता है गुलामी। ठीक है, चलिए दोनों चीजें क्लियर हो गया। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, आप सभी को पता है। अगर यहाँ पर साइनोनिम पूछा जाता तो इंडिपेंडेंस होता, एंटोनिम पूछा जा रहा है तो कैप्टिविटी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति, सभी को पता है। क्या होगा? क्रांति, विद्रोह, उपद्रव। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वांट यू टू डैश मिस्टर जैन दैट द कंपनीज डिसीजन इज फाइनल। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 3, कन्वे टू। जो वर्ब कन्वे के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, और कन्वे का अर्थ होता है थाउट, फीलिंग या आइडिया को दर्शाना, जिससे कि उससे अन्य लोग समझ सके। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। माय अंकल्स स्पेंडिंग अ फ्यू डेज with us turned out to be a blessing is disgusting as he helped me prepare for my maths exam। 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, राइट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। जो बी ब्लेसिंग इज डिस्कस जो है कोई वस्तु जो शुरू में बैड या अनलक प्रतीत होता है परंतु बाद में अच्छा साबित होता है। तो ऐसे संदर्भ में वाक्य अगर प्रयोग करके देखें तो लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग और डिसगाइज रियली, इस संदर्भ में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आइडेंटिफिकेशन विथ अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, जैसे कहते हैं ना हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वैसे ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पैथी। इम्पैथी
द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स टू अनदर, यानी संवेदनाओं को शेयर करना। ठीक है, क्या संवेदना, अपने अंदर की भावनाओं को शेयर करना। ठीक, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेम क्वेश्चन है। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल, जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कार्लेटन। ठीक है, चार्लेटन या कार्लेटन जो भी बढ़िए, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर जो दिया गया है ना ईगोइस्टिक, ईगोटिस्ट जो दिया गया है ये नाउन है। ईगोटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसाइटेड या अब्सॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, यानी अहंकारी व्यक्ति, ईगोटिस्ट। ठीक है, कार्ल्टन जो होता है ये भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज स्किल, यानी कपटी, नीम हकीम टाइप का पर्सन होता है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मेथड ऑफ थिंकिंग इन अ राउंड अबाउट वे। चलिए इसमें से सही आंसर आपको चूज करना क्या होगा, सर्कमलोक्शन। ठीक है, और सर्कमलोक्शन क्या होता है, एक नाउन है। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फीवर वुड टू स्पेशली इन अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू बी वेग और इवेसिव, यानी वाक चक्रण, कपटपूर्ण बातें करने वाले जो होते हैं उनके संदर्भ में ये वर्ड है सर्कमलोक्शन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइबो। हाइबो जो है, हाइब्रो जो है ये एक नाउन है जो प्राउडी या डोमिनियरिंग, मगरूर जिसको कहते हैं, मतलब अपने में मस्त रहना, इससे संदर्भित वर्ड है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सेलेक्ट द वर्ड विच वन इज द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेम वैसे ही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेगिल। ऑप्शन 2 फ्रेगिल। चलिए सभी हमने 30 प्रश्न जो अंग्रेजी के थे उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें से 9 ही प्रश्न आपको सही करने थे, लेकिन आपने कितना सही किया है अभी, 30 में 30। उम्मीद करता हूं छठा टेस्ट चल रहा है, आप लोग अगर सही से टेस्ट लगा रहे होंगे पहले टेस्ट से तो आपके 30 में से 30 सही हो पा रहे होंगे, या नहीं तो कम से कम तो 29 सही हो ही पा रहे होंगे। अगर आपने नहीं लगाया है पिछले 5 सेट को तो जरूर जाकर लगाइए, क्योंकि उसी तरह से टेस्ट डिजाइन किया गया है। वेरी लो कैटेगरी से थोड़ा 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 बढ़ते जाएंगे थोड़ा हाई कैटेगरी की तरफ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे भाग का सामान्य हिंदी। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें से असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा, कान। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। ऐसा कौन सा भारतवासी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कौन सा, मिश्र वाक्य का। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से शुद्धों का चयन कीजिए। यहाँ पे कौन सा शुद्ध होगा, तो शुद्ध वर्तनी कवयित्री हो जाएगा। तो कवयित्री कौन सा वाला, ये तीसरा वाला। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव, तद्भव कौन सा होगा, आग। आग तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और वत्स, अग्नि, मयूर ये सभी तत्सम शब्द हैं, और तत्सम शब्द में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन हो जाने से शब्द बने होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, इसलिए आग तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है, इनमें से कौन सा होगा, तो वह गया होगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग को बताया गया था। कॉपी पेन लेकर बैठिए, ऐसे मजाक करने के लिए टेस्ट सीरीज मत लगाइए। तो कॉपी के पेन लेकर बैठेंगे तो जो भी चीजें ग्रामर में आप नहीं पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण में, या कुछ शब्दावलियां आपसे छूट गई होंगी तो उनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। क्या चीज, किसी व्यक्ति, वस्तु, ये क्या चीज, आप लोग बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु
या भाव के अनिश्चय का बोध होना अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए सही है, आप लोग का कमेंट भी सही आया। कल्पित का विलोम शब्द है, क्या हो जाएगा? जो कल्पित है इसका विलोम हो जाएगा सत्य। ठीक, एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी, एकार्थी, विलोम या विविधार्थक शब्द। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समानार्थी शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं समानार्थी कहलाते हैं, या जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यायवाची भी होता तो वो भी आंसर सही होता। देश समान या किसी महान पुरुष के गुणों पर गर्व पाने के लिए शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4, अभिमान। अभिमान जो है ये करेक्ट वर्ड होगा इस पूरे वाक्य के लिए। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय बहुब्रीहि। बाबू बताया मैंने कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत से झोलमोल होने वाला है, तो इसको पूरा क्लियर कर लेना है आपने। जो भाव सागर है, भवसागर कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर। और इन चीजों को मैंने तीसरे या चौथे सेट में करवाया था, पूरा सेट आप लोग देख लें एक बार जाकर के। 4-5 सेट यानी 4-5 घंटे एक दिन में आप लोग खत्म कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ है, क्या हो जाएगा अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? तो सूर्योदय जो है, सूर्योदय ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि गुण संधि में अ आ के आगे हर्षई या दीर्घई हो तो ए उ, या दीर्घऊ हो तो री हो तो अर हो जाता है और इसको गुण संधि कहा जाता है। ऐसी चीजें मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार रिमेंबर करा दे रहा हूं। रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे डैश में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 भारत। जो यहां पर भारत है ये सबसे उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडितायन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो पंडितायन में आइन प्रत्यय है, और प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। बार बार बता रहा हूं, कौन सा प्रत्यय होगा? आइन प्रत्यय। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची नहीं होगा, कौन सा होगा? ईक्षण। ठीक है, ईक्षण। और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निशाचर, धनुष, दैत्य, देवाड़ी, और भी लिख देते हैं, देवाड़ी हो गया, राक्षस हो गया, ठीक है, असुर हो गया, असुर तो ऑलरेडी दिया गया है। ये सभी इसके पर्यायवाची होंगे। ईक्षण जो है ये पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा होगा शुद्ध वाक्य इन चारों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम लोकोक्ति का अर्थ है। ये जो लोकोक्ति है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, एक समय में 2 काम करने से एक में सफलता न मिलना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष का उदाहरण है? उत्तम पुरुष का उदाहरण इसमें हो जाएगा। और दूसरा, मुझे प्रातः काल घूमना पसंद है, ये जो है उत्तम काल का उदाहरण है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा बताइए? असंभव कार्य करना। ठीक, निम्नलिखित वाक्य के लिए दिए गए शब्द विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सरल वाक्य। ठीक है, कल खूब किताबें पढ़ी, इसका मतलब है ये सरल वाक्य का उदाहरण है। संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं, कौन से हो जाएंगे ये? तो ये हो जाएंगे को के लिए, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर। ठीक, निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन क्या होगा? तो खटिया का बहुवचन हो जाएगा खटिया। ठीक, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा, तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना आपको। और इसका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। जो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने लिखा है कि हिंदी उर्दू में लक्षण या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को मुहावरा कहते हैं। यदि लेख में कोई वाक्यांश शब्द या अक्षर छूट जाए तो इस त्रुटि की सूचना किस विराम चिन्ह से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंस पद। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, हंस पद, ये विराम चिन्ह है, हंस पद का ये साइन होता है, सिंबल होता है। जिस वस्तु का किसी से पृथक होना पाया जाता है उसे क्या किसे कहते हैं? तो ये होता है जिस वस्तु का किसी से पृथक होता है उसे अपादान कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, किसी से, तो ये होगा अपादान, ऑप्शन 3। निर्देश दिए गए 56 से 60 तक के प्रश्न के लिए नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगानी चाहिए और वहां से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण से हो सकता है कि घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। स्वयं भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने को दोष नहीं देता, सब कोई दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसे आप लोग अपने जीवन में उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो सब देशभक्त, और यदि आप अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। 56वां प्रश्न है इस गद्यांश पर आधारित देशभक्त सामाजिक शब्द का सही विग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देशभक्त मतलब देश का भक्त। हमारी खराबी का स्रोत कहां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग हमारी खराबी का स्रोत हमारे घर में है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देशद्रोही कौन है? जो प्रस्तुत गद्यांश है इसके अनुसार यदि आप अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। तो जो अपने काम के प्रति उदासीन हो। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। स्रोत का अर्थ है, स्रोत का अर्थ होता है आरंभ। चलिए अगला प्रश्न है, घर में शांति और सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, कौन सा हो जाएगा? तो दूसरे को जिम्मेवारी पूरी करने के लिए कहे। ठीक है, गद्यांश के अकॉर्डिंग एक करेला डैश लोकोक्ति पूर्ण करें। एक करेला डैश, तो ये होता है एक करेला दूजा नीम चढ़ा, अर्थात मतलब बूढ़े व्यक्ति का अधिक बूढ़े व्यक्ति के साथ संगत होना। मतलब एक करेला दूसरा नीम है, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 डैश वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के अनौपचारिक लेखन से संबंधित पुस्तक का नाम है 252 वैष्णवन की वार्ता। 252, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और यह पुस्तक जो है गोकुल दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये जो पूरा पुस्तक का नाम जो अभी देखे 252, ये गोकुल दास की रचना है। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है प्रभाव स्थापित करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है प्रविशेषण। निम्न में से कौन सा, देखिए यहां पर किस तरह का गंदा हिंदी लिखा गया, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी नहीं है? तो कोकिल का समानार्थी कौन सा नहीं होगा? मधुकरी का अर्थ भिक्षाटन होता है, जो कोकिल का समानार्थी नहीं है। इसका अर्थ होता है भिक्षाटन, भिक्षा मांगना। ठीक है, आलसी लड़का सो रहा, वाक्य में आलसी क्या है? तो आप लोग बता दीजिए क्या है? यह हो जाएगा विशेष्य विशेषण। संज्ञा के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे आलसी लड़का सो रहा, इसमें आलसी लड़के की विशेषता बताया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कमजोर घोड़ा चल नहीं पाया, वाक्य में कमजोर क्या है? कमजोर जो है जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रंग या आकार आदि का बोध होता है उसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 गुणवाचक विशेषण। हिमाचल की विशाल चोटियां हमारे देश की रक्षा करती है, वाक्य में विशेषण है।
देखिए हिमाचल लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए हिमालय की विशाल चोटियां हमारे देश की रक्षा करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस वाक्य में विशाल शब्द जो है चोटियों की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशाल जो है विशेषण है। ठीक, वहां लगभग 50 लोग आए थे, वाक्य में लगभग क्या है? तो लगभग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। और 50 जो है ये विशेषण हो जाएगा। अगर 50 के बारे में पूछा जाए तो विशेषण है, लगभग प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, हमारी कक्षा में अशोक योग्य है, वाक्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वेरी इजी आंसर, विधेय विशेषण। प्रस्तुत वाक्य में योग्य जो है विधेय विशेषण है, और विशेष्य के बाद या तथा क्रिया के पूर्व आया जो प्रयुक्त वाक्य होता है उसको विधेय विशेषण कहे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। फिर से बता दूं, जो विशेष्य के बाद तथा क्रिया के पूर्व आता है और बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, भीतरी निम्नलिखित किससे निर्मित विशेषण है? भीतरी, भीतरी जो है यह किससे है? अव्यय से। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्द को उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। और अव्यय द्वारा निर्मित कुछ विशेषण शब्द हैं, जैसे भीतरी, भीतर भीतरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, ये सभी वर्ड आएंगे ना तो ये हो जाते हैं अव्यय से निर्मित वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, 4 मीटर कपड़ा दो, वाक्य में 4 मीटर निम्नलिखित में से विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के साथ विषय की जानकारी देते हैं उनको क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। इस पर प्रश्न हम लोगों ने बहुत सारा किया है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की डैश कहा जाता है? क्या चीज? गुण या दोष की तुलना करने को। तो इसको ना कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था। पहला क्या होता है? मूल अवस्था। यहां देखिएगा अवस्था लिखा गया है, ठीक है, शॉर्ट में मूल अवस्था। दूसरा क्या होता है? उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। ठीक, तीसरा होता है उत्तमावस्था। ठीक है, अब समझते हैं पूरा मैटर क्या है इसमें। उत्तमावस्था, ये 3 अवस्था होते हैं किसके? विशेषण की। ठीक, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुण या दोष की तुलना करने वाले विशेषण को विशेषण की अवस्थाएं कही जाती है। क्या कहा जाते हैं? अवस्थाएं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। रचना की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। ठीक है, आप कहेंगे कि योग रूढ़ भी होता है, तो योग रूढ़ जो होता है ये रचना की दृष्टि से नहीं होता है। रूढ़ और यौगिक जो होता है, ये जिसे रूढ़ है विशेषण, मूलतः विशेषण ही होता है और उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे काला हो गया, छोटा, लंबा, इसको क्या विभाजित कीजिएगा। और यौगिक विशेषण दूसरे शब्दों को प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। सप्ताह से साप्ताहिक बना दिया गया, एक प्रत्यय लग गया इसमें। तो इसी तरह जो है रचना की दृष्टि से कितने विशेषण हो जाएंगे? तो ऑप्शन 2, 2। ठीक, मोहन वहां पढ़ता है, वाक्य में वहां है। इस वाक्य में जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की स्थिति और दिशा का बोध होता है, जैसे पास, दूर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहां, सामने, नीचे, दाएं, बाएं, इधर उधर, ये सभी वर्ड जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तेते पांव पसारी जेती लंबे सौर में कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा नहीं है, तो ये हो जाएगा किन किन का नाम सूची में नहीं आया। निजवाचक सर्वनाम इसमें नहीं है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है कर्म कारक। किस क्रम में करण कारक नहीं है? करण कारक नहीं है पूछा जा रहा, तो यहां हो जाएगा लड़का छत से गिर गया। ठीक है, इसमें ना करण कारक नहीं, इसमें अपादान कारक है, अपादान से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बता चुका हूं बार बार, इसको क्या कहा जाएगा? जब समास में किसी आए हुए पदों को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता
हो तो उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कर्मधारय समास। और बहुव्रीहि समास में आपको नजदीकी भी बताया था दूसरे या तीसरे सेट में, उसको आप कंप्लीट कीजिए जाकर के। अगला प्रश्न है किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला यथा समय, यानी समय के अनुसार इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। चलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है किस क्रम में कर्म समास का सही प्रयोग है। बताइए आप लोग। जो राम कृष्ण अर्थात राम और कृष्ण, भला मानस अर्थात भला और मानस, इसमें द्वंद्व समास है। यमुना तट अर्थात यमुना के तट, इसमें तत्पुरुष समास है। और कनक लता शब्द में कनक जैसी लता में कर्मधारय समास है। ठीक है, तो सही प्रयोग किस में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनक लता। ठीक, राम और कृष्ण राम कृष्ण। ठीक है, भला और मानस भला मानस, इसमें द्वंद्व समास। इस दोनों में कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, यमुना तट, यमुना के तट पर, इसमें है तत्पुरुष समास। ठीक, और कनकलता कर्मधारय समास। ओके, अगला प्रश्न है गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित, तो ये हो जाएगा 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, इसमें 1 एकड़ जमीन की निश्चित मात्रा को बताया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। और कुछ आटा कोई व्यक्ति और उस पंखे में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद होता है परिमाण बोधक विशेषण, यह किसी वस्तु की नाप तौल या इसका बोध कराता है, जैसे कि 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, सब धन बहुधन, ये सभी परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। अगला प्रश्न है जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। जो शब्दांश शब्द से प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उपसर्ग। ठीक, अब इजी इजी क्वेश्चन है, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा, किसका? उर्दू का। तो उर्दू का उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं होगा? अवरोध में। अवरोध जो शब्द है एक पूर्ण शब्द है, इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बदकिस्मत, लाचार और हरदम में बद, ला और हर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? जो ला है, जो उर्दू उपसर्ग अरबी फारसी ला का प्रयोग बिना के अर्थ में होता है। और ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे लाचार हो गया, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह, लापता, ये सभी इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना। ठीक है, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? भाववाचक प्रत्यय नहीं होगा किसमें? तो ये हो जाएगा टोपी वाला में। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक, और भाववाचक कृदंत संज्ञाओं की रचना धातु के मूल के अंत में अ या आ, आई, आन, आवना, आहट, आवट, औता, आरवल, औनी, क, की, गी, त, ती, अंति, न, नि, इन सभी प्रत्ययों के योग से जो बना होता है, जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो भर जोर अ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, भर जोर अ, क्या हो गया? भरा। ठीक है, पीस जोर ओनी, अगर पीस जोर ओनी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पिसोनी। ठीक, लिखना पड़ेगा क्या? पिसौनी हो जाएगा। कहेंगे औ कैसे? औज और ओ मिलकर औ हो जाता है, पता है आपको। तो भाववाचक कृत प्रत्यय इससे संबंधित है, इसके बारे में मैंने विस्तार से भी चर्चा कर दिया। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है किस शब्द में संधि का संयोग नहीं है? संधि नहीं संयोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाव जोर एक भावुक, सही संधि विच्छेद है, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। ये चलिए अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा में कोई संधि नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो गया? भाव जोर उक भावुक। तीसरा,
किस क्रम में सही मेल नहीं है, कौन से क्रम में सही मेल नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये सट जोड़ दर्शन, सट दर्शन गलत मेल है, क्योंकि सही मेल है सट जोड़ दर्शन, सट दर्शन। ये क्या होगा, ये गलत लिखा, ट लिखा है ना, यहाँ पर होना चाहिए सड। देखिए मैं बताता हूँ, ये है ना सट दर्शन, इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए सड दर्शन, तब ये सही होता। ठीक है, यहाँ पर ट दिया गया था। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो, जैसे सोच विचार कर पैसे खर्च करो, यह द्रौपदी का चीर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। किस क्रम में मुहावरा नहीं है, जो असरफियां लूटे कोयलों पर मोहर, मुहावरा नहीं है। ठीक है, बल्कि यह एक लोकोक्ति है, और मुहावरे सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराते हैं, जबकि लोकोक्ति के पीछे कोई न कोई घटना या कहानी घटित हुई रहती है पहले से। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है आकाश पताल का अंतर होना, जैसे तुम सेठ करोड़ी मल के बेटे हो और मैं एक मजदूर का बेटा हूं, तुम्हारा और मेरा मेल कैसा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली। तो आकाश पताल का अंतर होना। किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो ये हो जाएगा दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, किस तरह की अशुद्धि है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पदक्रम संबंधी अशुद्धि। किस क्रम में शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निहारिका। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हमने सभी 100 प्रश्नों को कवर कर लिया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में जो एडीओ की तैयारी करते होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, बहुत बहुत धन्यवाद।